नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गीता ज्ञान हब 9। आप सभी को बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे गीता ज्ञान हब 9। आज हम हिस्ट्री लेसन 2 पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने लेसन के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को समझा था, लेकिन पार्ट 2 में हम एक और इंटरेस्टिंग जर्नी पर जाने वाले हैं। एंशिएंट इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के बारे में जानेंगे, विमेन रोल, रिलीजियस ट्रेडिशंस, एजुकेशन, भक्ति मूवमेंट के बारे में जानेंगे और यहाँ की इकोनॉमी को समझेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, विलेज की क्या इम्पोर्टेंस थी, वर्ना से जाति तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप हुई और एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में विमेन का क्या रोल था। और साथ ही साथ हम समझेंगे धर्मा और पुरुषार्थ को समझेंगे, वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, भक्ति ट्रेडिशंस, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल सिस्टम और एंशिएंट इंडिया की रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को समझेंगे। और हाँ, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन जैसे टॉपिक्स को भी हम सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, नोटबुक्स लेकर आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं लेसन 5 हिस्ट्री पार्ट 2। सबसे पहले हम समझते हैं सातवाना एम्पायर कैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होती थी। तो जो सतवाना किंगडम है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करा गया था इनटू यूनिट्स, और उन यूनिट्स को बोला जाता था आहाराज। ये जो आहाराज थे, ये इनको एक ऑफिशियल संभालता था जिसका नाम था अमात्यास। अब विलेज लेवल पे विलेज जो हेडमैन है उस समय उसको ग्रामिका बोला जाता था, और किंग वैसे तो उसकी सुप्रीम अथॉरिटी होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन पर किंग एडमिनिस्ट्रेशन एकदम अकेले नहीं चलाता था। उसके नीचे बहुत सारे प्रोविंशियल और लोकल लेवल पे ऑफिसर्स एम्प्लॉयड होते थे जो उसको हेल्प करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर्स होते थे उनको बोलते थे प्रदीक्षाज, और ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते थे। अब जो एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है इस टाइम का ये था कि जो ऑफिसर्स थे वो कंसल्ट करते थे पीपल्स को, लाइक बैंकर्स, कैरावान लीडर्स, आर्टिशंस, स्क्राइब्स से भी बात करते थे। कोई भी विषय जिस पे अगर डिसीजन लेना होता था, जो वो किस तरह के लोगों को वो डिसीजन कैसे अफेक्ट करेगा, उनसे बात कर फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता था। हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 300 to 800 CE। अब ये जो पीरियड था, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को हाईली डिसेंट्रलाइज करा गया। तो किंगडम्स और राजाज जो थे वो जो राज्य थे उनको डिवाइड करा गया इनटू प्रोविंसेस, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो आसानी से कन्वीनियंटली हो पाए। तो नॉर्दर्न इंडियाज़ में इन जो प्रोविंसेस को मुक्तीज़ कहा गया, और सदर्न इंडिया में इन प्रोविंसेस को मंडलास या मंडलम्स कहा गया। अब ये जो प्रोविंसेस थे ये फर्दर डिवाइडेड थे इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में जो
प्रोविंस जो थे उनको बोला गया विश्यास और भोगास। इसी तरह से जो सदर्न इंडिया में जो टर्म यूज हो रहा था फॉर द डिवीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज कॉल्ड एज कोटम और वंदलू। अब स्टिल लोअर लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट्स और ग्रुप्स, देवर डिस्ट्रिक्ट्स, उनको भी वहाँ पर भी ग्रुप्स ऑफ विलेजेस जो थे वहाँ पर भी डिवाइड करे जा रहे थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। और नॉर्थ में इन एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोअर यूनिट्स थे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको कहा जाता था अधिष्ठास और पटानास, और साउथ में उनको नाडू कहा जाता था। अब मॉडर्न अगर हम बात करें मॉडर्न तहसील्स की, तो वो वहाँ पर उनको बिश्टीज बोला जाता था इन द नॉर्थ, एंड पटालू और कुर्रम बोला जाता था इन द साउथ। अब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, आई अंडरस्टैंड, बट याद करनी है, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, पर तभी वो याद होंगी। सो चलिए फॉर और इजीली एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसको रिवाइज कर लेते हैं। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस such as Bhuktis in the north and Mandlas in the south. They were further divided into districts or divisions with different names used in different regions. और finally जो है we reached the village which was formed the lowest administrative unit. अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये क्यों ज़रूरी थी? ये डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आसानी से हो जाएगी, मतलब फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस डिसेंट्रलाइजेशन वाज गुड। एंड उसके बाद इससे जो है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगी दैट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट और एरिया है उसको बेटर वे में किंग उसको कंट्रोल कर सकता है। विलेजेस वर ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं लाइक इरिगेशन, रोड्स, रेवेन्यू कलेक्शन होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, दिस इज मैनेज्ड एट द लोकल लेवल। सो रिमेंबर द सिंपल चेन: सेंट्रल अथॉरिटी फॉलोड बाय प्रोविंसेस, फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट्स, फॉलोड बाय विलेजेस। आज हम प्रोविंसेस की जगह उनको स्टेट्स कहते हैं इंडिया में, बाकी हायरार्की आपको ऑलरेडी पता है। सो गुप्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ पर गुप्तास जो थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करते थे with the ideas that were similar to Kautilya's that are mentioned in Kautilya's अर्थशास्त्र। मंत्री और जो या मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं, he played a very important role in the civil administration। और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे उनको हम बोलते थे संधि विग्रहास। अब ये जो संधि रिखा होते थे वो क्या करते थे, वो मिनिस्टर्स होते थे जो डील करते थे फॉर मैटर्स रिलेटेड टू पीस एंड वॉर, मतलब शांति और लड़ाई में जो मिनिस्टर्स थे जैसे आज होते हैं, तो वैसे ही उस समय भी वो ऐसे मिनिस्टर्स होते थे। और अगर हम बात करें एट लोकल और प्रोविंशियल लेवल्स पे, वहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते थे, जो अमात्यास के ऑफिशियल्स होते थे, उनको हम कहते थे कुमार अमात्यास, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल पे करते थे एट लोकल और प्रोविंशियल लेवल। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते थे, जैसे कि जो दामोदरपुर कॉपर प्लेट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के बारे में लिखा हुआ है कि 5 तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते थे। हेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, चीफ बैंकर, चीफ कैरावान ट्रेडर, चीफ आर्टिशन एंड चीफ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो देखिए कितनी बारीकी से एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती थी इन द ओल्डन टाइम्स। ऑल्सो
अब हम पल्लवास की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। पल्लवास सदर्न इंडिया के रूलर थे। अब जो पल्लवा के सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज मोनार्की था, बट एट द सेम टाइम जो लोकल गवर्नमेंट थी वो बहुत डिसेंट्रलाइज थी। तो किंग जो थी उनकी अथॉरिटी जो है सेंटर पे थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, तुलकास एंड विलेजेस। One distinctive feature was the ब्रह्म देया विलेज। अब ये जो ब्रह्म देया विलेज था, यहाँ पर जो विलेज थे वहाँ पर जो फंक्शंस थे वो इंडिपेंडेंटली जो है कैरी होते थे। स्मॉल कमिटीज़ होती थी जिनको हम वरियम्स कहते थे, दैट लुक्ड आफ्टर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अगर इरिगेशन कमिटी है तो वो मैनेजमेंट ऑफ वाटरवेज, मैनेजमेंट एंड इरिगेशन को देखती थी। गार्डन कमिटी थी तो वो मैनेजमेंट ऑफ गार्डन्स को देखती थी। टेम्पल कमिटी जो है टेम्पल को मैनेज करती थी। तो इस तरह से जो किंग है वो एट द टॉप रहता था, बट जो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे वर गिवन एट द विलेज लेवल। चालुक्यास ऑफ जो बादामी थे 543 टू 753 सीई तक, यहाँ पर जो चालुक्यास थे वो जो है वो कॉम्बाइन करते थे मोनार्की विद डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे और किंगडम्स में था। तो यहाँ पर जो किंग की सेंट्रल अथॉरिटी थी, बट विलेजेस की अपनी असेंबलीज थी, लोकल इंस्टीट्यूशंस थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड है विद चालुक्यास विच इज कॉल्ड एज agrahams. Agrahams were settlements which were associated with land grants to Brahmins. इसके एग्जाम्पल्स हैं एही होल एंड बादामी। अब जो कुछ सेटलमेंट्स थे वो धीरे धीरे लर्निंग सेंटर्स में बन गए। दे डेवलप्ड इनटू लर्निंग सेंटर्स एंड यहाँ पर जो लैंड ग्रांट्स थी विद सोशल एंड एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, इसलिए यहाँ पर लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना चाहिए फॉर कंट्रास्ट। जो पल्लवास थे वहाँ पर ब्रह्मदेवा जो थी विलेजेस होते थे, और चालुक्यास में अग्रहम्स होते थे। बात पलट गई है, नाम बदल गए हैं, बट जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारी डायनेस्टीज़ में एक जैसे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो सके। सो बोथ एग्जाम्पल्स शो द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड सेटलमेंट्स। अब हम आते हैं गुजरा, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास में। अब ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पावर्स थी एंड ये तीनों इन्वॉल्व थे इन द ट्राईपार्ट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। ट्राईपार्ट मतलब तीन पार्टी की स्ट्रगल्स। कन्नौज जो है वो हाईली इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था किंगडम्स में, जिनके पावरफुल मोनार्क्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही कर रहे थे इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर। जनरल पैटर्न वही था, फ्रॉम प्रोविंस टू डिस्ट्रिक्ट एंड फाइनली टू विलेजेस। विलेजेस सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, बट इट वाज रिलेटिवली सेल्फ रिलायंट, मतलब अपनी ज़रूरतें वो खुद पूरा करता था ईच विलेज। अब विलेज जो है वो अपने प्रैक्टिकल मैनर में सारे मैटर्स को डील करता था, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वर्क, सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन। सो जो मेन पॉइंट हमें याद रखना है वो यही है कि स्ट्रॉन्ग मोनार्की सबसे ऊपर थी और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑटोनमस विलेजेस थे एट द बेस विच वर सेल्फ रिलायंट, जो अपनी ज़रूरतें सारी खुद पूरी कर रहे थे।
जो छोला किंगडम है वो साउथ का बहुत इम्पॉर्टेंट एम्पायर था, और यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वैसे ही डिवाइडेड थी जैसे कि बाकी जगह। सबसे ऊपर मंडलम्स यानी कि प्रोविंसेस, फॉलोड बाय वांडूज दैट वर कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट के नीचे आते थे नाडूज विच वर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और उसके नीचे आते थे ओर्स मीन्स इंडिविजुअल विलेज। हर विलेज अपने डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करता था, लोकल अफेयर्स मैनेज करता था, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करती थी, लैंड मैनेज करती थी, इरिगेशन को मैनेज करती थी, प्लस रोड कंस्ट्रक्शन देखी थी। रिकॉर्ड्स और सेल्फ रिलायंस जो हैं ये भी मेंटेन्ड होते थे, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे। एंड गवर्नमेंट पैट्रनेज, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पैट्रनेज, मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट और हेल्प के बिना भी ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते थे। और स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टिसिपेशन होती थी ऑफ द पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ द चोला एम्पायर। अब हम क्विक रिविजन करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी हैव रेड अबाउट। एक कंपैरेटिव आप देख रहे हैं, टेबल दिया हुआ है स्क्रीन पर। तो गुप्तास जो थे वो ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब मोनार्की थी, सेंट्रल थी, लोकल ऑफिशियल्स थे। डिस्ट्रिक्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मैनेज होती थी। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने मेन टर्म्स करे थे वो थे आपके वहाँ पर संधा विग्रह होते थे, वो मिनिस्टर होते थे जो वॉर और पीस के बारे में जो है काम करते थे। इसके अलावा कुमार आत्मास होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स एट लोकल एंड प्रोविंशियल लेवल। और इसी तरह से जो पल्लवास हैं वहाँ पर भी सेंट्रलाइज्ड मोनार्की प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। और जो है विलेज लेवल गवर्नेंस होती थी विच इंक्लूडेड द वरीहम्स। अब वरीहम्स का मतलब होता है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेज करी जाती थी। जो वरीहम्स थे वो मैनेज करते थे, जैसे इरिगेशन, गार्डन, टेम्पल मैनेजमेंट करते थे। और इसके अलावा जो चालुक्यास हैं वहाँ पर मोनार्की मतलब सेंट्रल किंग की अथॉरिटी होती थी, पर फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन प्लान वहाँ पर प्रैक्टिस होती थी। ऑटोनमस इंडिपेंडेंट विलेज असेंबलीज होती थी, और वहाँ पर होते थे आपके अग्रहम्स जो थे वो वो लैंड ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स को ताकि वो अपनी सेटलमेंट्स कर सकें। और प्रतिहारास, पालास और जो राष्ट्रकूटास थे वहाँ पर भी कॉमन डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न फॉलो होती थी। विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट होते थे, मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालते थे, देवर अंडर द किंग्स कंट्रोल। प्रोविंसेस होती थी, डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, और फिर उसके नीचे विलेजेस होती थी। जो छोलास थे, जो इंपीरियल छोलास थे, they also developed a particular strong system of village administration। और वहाँ पर local assemblies होती थी जो local जो है affairs को manage करती थी। चोलास के किंगडम थे जो डिवाइडेड थे इनटू मंडलम्स दैट वर द प्रोविंसेस, और उनके नीचे जो होता था वहाँ नाडूज होते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, फिर नाडूज होते थे विच वर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और सबसे नीचे होता था और मीन्स द विलेजेस। तो एक कंपैरेटिव टेबल के थ्रू इट विल बी इजी टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स दैट वी हैव लर्न्ड टिल नाउ। अब इस मैप में आप देखिए जो वेरियस हमने किंगडम्स जो डिस्कस करे हैं, जो फ्लरिश करे बिटवीन द 3rd एंड द 10th सेंचुरी सी, तो उनकी लोकेशंस दी हुई हैं। तो अगर आप देखें चेरास जो हैं वो आज के केरला रीजन में हैं, छोला और पांड्यास जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। फिर आप उसके नहीं ऊपर देखिए पल्लवास हैं, बदामी चालुक्यास हैं, पाला सेना है,
बहुत सारे और दिए हुए हैं, गुजरारा पतिहाराज हैं। तो अगर आप देखें इसमें से बहुत सारे दिए हुए हैं, बट अगर आप देखें तो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट वाले आपके ट्राइप्राइड स्ट्रगल वाले जो किंग्स थे वो आपको लोकेट करने आने चाहिए, प्लस चेरा चोला पांड्याज ये आपको आने चाहिए, बिकॉज दे आर द मेन वन जो आपको एग्जाम में आएंगे। अब हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, दैट वाज डन इन द चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर जो उत्मेरू इंस्क्रिप्शन है जो कि लिखा गया था एट द टाइम ऑफ प्रताका वन के टाइम में लिखा गया था। यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन जो है वो व्यंकथा पेरमूल टेम्पल में पाया जाता है, जो कि आज प्रेजेंट डे कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है। और यहाँ पर बहुत डिटेल में इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि विलेज असेंबलीज जो है कैसे काम करती थी, उनका सिलेक्शन कैसा होता था, और वो डिस्क्राइब करती हैं अबाउट द कुड्डू वोली सिस्टम। अब जो ये कुड्डू वोली सिस्टम है ये एक बैलेट पॉट मेथड था ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एक पॉट रखा जाता था, उसमें जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते थे उनके नाम जो हैं पाम लीव्स में डालकर लिख कर पॉट के अंदर डाल दिए जाते थे, और एक पब्लिक गैदरिंग होती थी, और वहाँ पर एक बच्चा एक चाइल्ड जो है एक एक करके इन लीव्स को उठाता था फॉर डिफरेंट कमिटीज़। जैसे कमेटी का नाम अनाउंस होता था, फिर एक लीव निकलती थी जिसका नाम निकलता था, वो कमेटी को हेड करता था। तो ये जो कमिटीज़ थी उनको वेहरम्स कहते थे, और जो कमिटीज़ थी वो इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती थी, लाइक इरिगेशन, जस्टिस, टैक्स कलेक्शन। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है जो हमें दिखाता है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा जाता था। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सो रिवाइज इट वेल। हम आते हैं धर्मा पे। नाउ जो है हम मूव करते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत डीपली डिस्कस करा जाता है, दैट इज़ धर्मा। जो धर्मा है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड धीरी विच मीन्स टू अपहोल्ड और टू सपोर्ट। धर्मा देयरफॉर वो प्रिंसिपल्स बताता है अबाउट एंड ड्यूटीज एंड द कंडक्ट जो होना चाहिए टू सस्टेन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। सो धर्मा जो है इट इज़ नॉट सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स, बट इट ऑल्सो इज कनेक्टेड विद मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रॉपर वे ऑफ लिविंग। जो आइडिया ऑफ धर्मा है वो डीपली कनेक्टेड है विद लॉ एंड एथिकल लाइफ। So as we move through this section, remember, dharma influenced ideas about family, societies, duties, and individual conduct. कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझते हैं अबाउट एथिक्स। अब जो एथिकल थॉट्स हैं वो इंडियन हिस्ट्री के रूट्स तक है। Right from the beginning, ethics have been very important, especially in a country like India. तो अगर हम ancient roots देखें ethical thoughts के, तो Indian earliest texts जो हैं जैसे वेदास, उसमें epics जो हैं वो डिस्कस करती हैं about the question of reality, right conduct, origin of all things, about the nature, about the universe। और वेदास जो टेक्स्ट हैं वो डिस्क्राइब करती है हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड आइडली, मतलब एक अच्छी लाइफ कैसे हमें जीनी चाहिए जो सही तरीके में, सही मायने में एकदम अच्छी हो। तो भगवत गीता वो भी एम्फसाइज करती है ऑन नॉलेज, फेथ, एक्शंस, वर्च्यूज एंड एथिकल वे ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें समाथा की, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेमनेस, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल बॉडीज आर
अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी, पर्सन की जो आइडेंटिटी थी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस करती थी उनको, लाइक रीजन, विलेज, लैंग्वेज, किनशिप ग्रुप सच एज गोत्रा एंड स्पेशली द ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर जो अर्ली वैदिक टाइम था, वहाँ पर ऑक्यूपेशंस हेरिडिटरी नहीं थी, बहुत रिजिड हेरिडिटरी जो तरीका था वो नहीं फॉलो करा जाता था इन द अर्लीस्ट पीरियड। और चार ब्रॉड वर्नास थे, ब्राह्मणास विच वर एसोसिएटेड विद नॉलेज एंड रिचुअल्स, दूसरी तरफ क्षत्रियस और द राजनास, ये दे वर एसोसिएटेड विद वॉरफेयर, प्रोटेक्शन एंड विद पॉलिटिकल अथॉरिटीज। और फिर आते थे आपके वैश्यास विच वर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, पैस्ट्रलिज्म एंड ट्रेड। फिर सबसे नीचे आते थे शूद्रास हु वर एसोसिएटेड विद सर्विसेज बट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हम देखें अर्ली वैदिक पीरियड में जो को हम कह सकते हैं जो फंक्शनल सोसाइटी डिवीजन है, वो ये चार ब्रॉड वर्नास में था, पर ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं थे। दिस वाज नॉट हेरिडिटरी इन द अर्ली स्टेज। ऑर्डर था, अगर हम डिस्कस करें वैदिक टाइम का, वहाँ पर अर्ली वैदिक टाइम में सोसाइटी वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, पीपल हैड मोर मोबिलिटी इन वर्क एंड सोशल रोल्स। पर लेटर वैदिक पीरियड में जो है, जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई थी इनटू द वर्ना सिस्टम, ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इनके एक डेफिनेट रूल्स थे, मोबिलिटी वॉज नॉट पॉसिबल। मेन जनरली जो है वो मोर सोशली पावरफुल होते थे देन वेमेन, उनका स्टेटस ज़्यादा होता था। और लेटर वैदिक पीरियड में वेमेन की स्टेटस फॉल हो गई। फैमिली, किनशिप और ऑक्यूपेशन दे बिकेम मोर स्ट्रक्चर्ड। तो आप देखिए कि अर्ली वैदिक पीरियड अगर हम देखें तो वहाँ पर जो लुक थी वो ब्रॉडर लुक थी दैन द लेटर वैदिक पीरियड। तो इसी ब्रॉडर जो वैदिक पीरियड का जो सोच थी, वही सोच आज हमें डिफरेंट कंट्रीज में फॉलो करनी चाहिए। अब सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब वर्ना और जातीज में जो सोसाइटी डिवाइडेड थी, पर वो रिजिड नहीं थी। कंसिडरेबल मोबिलिटी थी, रूलर्स से लेकर डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड के लोग भी रूलर्स बन रहे थे। नंदास, मौर्यास, गुप्तास, इन सब डायनेस्टीज में ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ की जो किंग है वो ज़रूरी नहीं है जो पॉलिटिकल पावर में एक फैमिली है तो हमेशा वही रूल करेगी। चेंजेस आए हैं फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप्स ऑल्सो। एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी थी, जैसे कि मंदसूर स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो बताता है कि सिल्क वीविंग एक गिल्ड थी, वो माइग्रेट करके चली गई फ्रॉम लता इन गुजरात टू दशापुरा इन मध्य प्रदेश। और ये जो मेंबर्स थे आपके इस गिल्ड के जो लोग थे वो बहुत अच्छे से वीविंग, आर्चरी में भी गुड थे, एस्ट्रोलॉजी में भी, और बहुत सारी अलग अलग ऑक्यूपेशंस में भी ये माहिर थे। तो दिस वाज शोइंग कि इस समय पे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते कम होती जा रही थी। अब हम वर्ना और जाति के कॉन्सेप्ट को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आपको पता है कि वर्नास जो हैं 4 ब्रॉड कैटेगरीज थी विच वर इनिशियली वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे वर फंक्शनल। जो जातीज थी दे कंसिस्टेड ऑफ मेनी सोशल ग्रुप्स एंड जातीज के जो नंबर हैं वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते चले जा रहे थे। फैक्टर्स सच एज माइग्रेशन, intermarriage, regional differences and new occupation contributed to this development। जो changes आ रहे थे कि number of social groups बढ़ते जा रहे थे। तो आप याद रखिए कि वर्ना का मतलब होता है जो 4-fold classification है, ब्राह्मणास,
the Shudra, the Brahmanas, then we have the Kshatriyas, the Shudras and the Vaishyas. और जो जातिज होते हैं that refers to the numerous social communities. अब फैमिली और फैमिली लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको पता है जो बेसिक सोशल यूनिट था वैदिक सोसाइटी में वो फैमिली थी, मतलब कुला. फैमिली को हम कुला कहते हैं और सेवरल फैमिलीज जब मिल जाती हैं दे टुगेदर फॉर्म ग्रामा और विलेज. और जब बहुत सारे ग्राम मतलब विलेजेस मिल जाते हैं तो एक लार्जर यूनिट बनता है जिसे हम कहते हैं विशा. और विशा को हेड करता है विशपति. और जब जो लार्जर कम्युनिटीज़ होती हैं वो बन जाती हैं which are known as जनास. किंग या राजा जो है वो चीफ प्रोटेक्टर के रूप में एक्ट करता है. एंड फिर जो सोसाइटी हमारी मूवमेंट हुई इन दिस व्हाट स्लाइड दैट वी हैव डिस्कस. सबसे पहले फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज मिलके विलेज बनाते थे, बहुत सारे विलेज बना के लार्जर ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे जिसे हम कहते थे विशा. और उसको हेड करता था विशपति. और बहुत जो लार्ज कम्युनिटीज़ होती थी उनको बोला जाता था जनास. तो फैमिली जो थी वो असेंशियल फाउंडेशन थी ऑफ ऑल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. अब हम गोत्र और स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं. गोत्र एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. गोत्र का जो मीनिंग है वो रिफ़र करता है एज द पेरेंटिनेज, लीनेज or the clan traditionally stayed to a common ancestor and is often associated with a Vedic sage. मतलब एक ब्राह्मण से एसोसिएट करा जाता है, एक साधु से एसोसिएट करा जाता है हमारा गोत्र. तो जैसे अलग अलग दोष होते हैं, जैसे कश्यप गोत्र होता है तो कश्यप ऋषि थे, आपको पता है. तो जैसे मैं कश्यप गोत्र को बिलोंग करती हूँ, आपको मैं बता रही हूँ. तो गोत्र स्पेशली जो है इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग मैरिज प्रैक्टिसेस. और ये आज भी जो है हिंदू सोसाइटी में इसकी बहुत अहमियत है. एंशिएंट इंडियन थॉट में अगर हम देखें तो ये जो पर्सन्स ड्यूटीज़ हैं which are associated with the varna and the ashramas or the cycle or the stages of life. अब 4 आश्रम्स होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे ब्रह्मचार्य जो कि एक स्टूडेंट लाइफ होती है, फिर उसके बाद गृहस्थ दैट इज़ द हाउस होल्ड लाइफ, उसके आगे जो होता है वन परस्था दैट इज़ ग्रेजुअली विड्रॉइंग फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, मतलब संसार के भोगों को हम त्याग कर वैराग की तरफ जाते हैं. और आखिरी में आता है संन्यास, जहाँ पर हम पूरी तरह से सन्यासी बन जाते हैं और बाहरी मोह माया से दूर हो जाते हैं. सो देयर हैव बीन जो शूद्रा संस्कार है 16 राइट्स बताए गए हैं इन द पैसेज, मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो स्टेजेस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. वैसे हम देखें तो ये हमें हेल्प करती हैं टू मेंटेन द धर्म एंड एक हार्मनी और बैलेंस सोसाइटी में बनाने के लिए ये बहुत मदद करती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द 4 पुरुषार्थ. अब ये जो 4 पुरुषार्थ हैं ये हमारे लाइफ, हर इंसान की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ जो हमें फॉलो करने चाहिए. तो फर्स्ट पुरुषार्थ है हमारा धर्म. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 99% ये आपके एग्ज़ाम में आएगा. मेरी तरफ से तो 100% श्योरिटी है ये एग्ज़ाम में आएगा. सो फर्स्ट पुरुषार्थ क्या है? धर्म. धर्म मतलब हमें राइटफुल तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, हमें मॉरल कंडक्ट को ध्यान में रखकर सारे काम करने चाहिए. सेकंड है अर्थ. अर्थ मतलब पैसा. मटीरियल प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बहुत ज़रूरी है, प्रोवाइडेड हम इसको पाने के लिए एथिकल मतलब राइट वे से इसको
जो है इस पैसे को कमाएं। थर्ड जो है दैट इज द कामा, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ the legitimate desires and enjoyment. Each person should fulfill his desires and should enjoy life in a legitimate means, in a correct manner. और फोर्थ आता है मोक्ष, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्डली अटैचमेंट। ये जो मटीरियल लाइफ है इसको हमें जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। हमें लाइफ की हर स्टेज को जो है जीना चाहिए। मटीरियल और इमोशनल गोल्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी गाइडेड विद धर्म और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब इन सबको अटेन करते हुए, इनको पाने के लिए हमें धर्म और अपनी मॉरल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन गोल्स को पाने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। हिस्ट्री का लेसन है, थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, पर अगर आप वीडियो को 2 बार या 3 बार देखेंगे तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैप वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अभी लेसन ख़त्म नहीं हुआ है, तो मिलते हैं इन पार्ट 3 ऑफ द लेसन। थैंक यू चिल्ड्रन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।